एक शॉट लेके चल रहे हैं और जिसे आप अपने कान में ईयरफोन लेके भी या मोबाइल को स्पीकर ऑन करके भी लगातार सुन सकते हैं। जिनके पास बुक ना हो ऑन द स्पॉट, अपनी गाड़ी में बैठ कर भी या कुछ कर रहे हो, तो उसी के रूटीन में पहला क्वेश्चन हमारे पास है। अनुच्छेद 21 में विद्यमान अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विस्तार क्षेत्र के मामले में स्पष्ट किया गया है। तो हम जो भी विकल्प इसमें दिए गए स्पेशली फोकस करेंगे सिर्फ कि स्पेशली फोकस करेंगे, जो सही होगा हम सिर्फ उसी पे बताएं। तो इसमें जो मेनका गांधी का जजमेंट था उसके बारे में बताया गया है। और एक सेकंड साथियों, तो जैसे कि बताया गया मेनका गांधी के केस में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विद्यमान अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का विस्तार क्षेत्र मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में स्पष्ट किया गया था इसके विषय में। और क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 356 का विस्तार क्षेत्र के मामले में किस मामले में स्पष्ट किया गया है? इसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है। तो इसके बारे में SR बॉम्बई बनाम भारत संघ के मामले में अनुच्छेद 356 का विस्तार क्षेत्र के स्पष्ट किया गया और अनुच्छेद 356 के ही उपयोग दुरुपयोग पर से नजीर के तौर पर देखा जाता है। और 1994 में 9 जजों की पीठ ने इनमें स्पष्ट किया था कि सदन में शक्ति परीक्षण ही एकमात्र सबसे बढ़िया तरीका है यह पता लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है या नहीं खोया है। तो इसका ऑप्शन सही हुआ SR बॉम्बई बनाम भारत संघ अनुच्छेद 356 के विस्तार के लिए। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण का सिद्धांत अनुच्छेद के संबंध में है। ग्रहण का जो अनुच्छेद का सिद्धांत है वो ग्रहण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 के 1 में जो आर्टिकल 13 के 1 पर आधारित है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1955 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। तो इसका सही हुआ 13 का 1। तो इसका मतलब 13 पे हम क्लिक कर दें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार किन किन व्यक्तियों को उपलब्ध है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो जो भारतीय संविधान के जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है ये किसी भी नागरिक को दिए गए हैं, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो संविधान के प्रथम खंड को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा में किसी आधार पर किसी नागरिक के विरुद्ध असमानता का व्यवहार करने से रोकता है। तो किसी नागरिक को इसमें बताया गया, तो इसका ऑप्शन सही हुआ बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद किस आर्टिकल अनुच्छेद में समाविष्ट किया गया है? तो 5 का सही होगा 75। तो 75 पे हम यहाँ टिक कर लेते हैं। सिर्फ आपको क्वेश्चनों को ध्यान से देखना, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अनुच्छेद 75 के उपखंड 3 में समाहित है और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व का संसदीय सरकार का मुख्य आधार है और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, सिविल सेवकों को संवैधानिक कर्तव्य अनुच्छेद में दिए गए किस अनुच्छेद में दिए गए? 6 पे पूछा गया है, तो 6 का होगा 311। तो सिविल सेवकों जो संवैधानिक रक्षोपदाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है, सिविल सर्वेंट हैव बीन गिवन इन आर्टिकल। तो इस पे क्लिक करना है हमें फर्स्ट 311। और 311 के बारे में थोड़ा सा मैं और कोट कर देता हूँ, किस जजमेंट में बताया गया? शेर सिंह बनाम मध्य प्रदेश 1956 सुप्रीम कोर्ट से 311 के में को 2 रक्षोपाय बताए गए। एक तो नियुक्तियों से निचले प्राधिकार द्वारा वर्जित और सुनवाई का युक्त अवसर। अब क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट से रिलेटेड आए हैं। धारा 114 साक्ष्य अधिनियम वर्ण करता है। साक्ष्य अधिनियम इन 4 ऑप्शन दिए, इनमें से किसका वर्ण करता है? तो इसमें जो वर्ण करता है तथ्य की उपधारणाओं का वर्ण करता है। तो हमें ऑप्शन डी पे सही करना टिक मार। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है किन प्रक्रियाओं पर लागू होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 4 में से सिर्फ एक ही सही है। तो जैसे कि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई, न्यायालय के समक्ष दिए गए एफिडेविट और जो आर्बिट्रेशन के मामले होते हैं उनका होता है। इनमें चारों के चारों ही ऑप्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है इन चारों। तो इन चारों जो कार्रवाई लागू होता है ये चारों चीजें बताई गई हैं, इनमें से किसी पे भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होता। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर डी पे टिक करना।
अब ये क्वेश्चन है कि पुलिस की अभिरक्षा के वक्त की गई स्वीकृतियों के बारे में है क्वेश्चन 9 की गई स्वीकृतियां है। तो पुलिस के जो सामने हम करते हैं वे कौन सी स्वीकृतियां है जो कि स्पेशली रिलीवेंट है या एडमिसेबल है या इनएडमिसेबल है। तो पुलिस के सामने जो कन्फेशन किया जाता है इसका सी सही है, इनएडमिसेबल होती है। और इनएडमिसेबल का मतलब है कि सी इसका सही आंसर है। विशेषज्ञों की राय अधीन सुसंगत एक्सपर्ट की राय के बारे में एविडेंस एक्ट में बताया गया है। और जिसके पहले 45 और 46 के बारे में इनके दोनों ही विकल्प सही है। तो मतलब सी को ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही विकल्प सही है। तो सी पे टिक मार्क करेंगे हम यहाँ पर। और नंबर 1 सेक्शन 11 क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा गया सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं, यानी कि लीडिंग क्वेश्चन कहां पर पूछे जा सकते हैं। तो लीडिंग क्वेश्चन सिर्फ प्रति परीक्षा जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उस स्टेज पर पूछे जा सकते हैं, उससे अलावा मने हैं। और एक और क्वेश्चन है एविडेंस एक्ट में, कै की हत्या का अभियुक्त है और निम्न से कौन सुसंगत तथ्य है, रिलीवेंट है, मतलब कै का क्लब के साथ खेत में जाना। पहला क्वेश्चन, कै का घटना के तुरंत पूर्व कहना कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना, गांव में पुलिस पहुंचने के पहले कै का भाग जाना। इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो ये जो तीनों ऊपर विकल्प दिए, कै का क्लब जाना, खेत में जाना और घटना के पूर्व ये कहना, ये सारे के सारे ऑप्शन सही है। चूंकि साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 9 है के तहत आइडेंटिफिकेशन परेड की बात की गई है और किसी पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा कराई जा सकती है, इसके विषय में उन्होंने स्पष्ट तौर पे नहीं क्वेश्चन है थोड़ा सा रिलीवेंट हट गया क्वेश्चन से। सूचक प्रश्न के बारे में क्वेश्चन था कि विशेषज्ञों की राय के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो सूचक प्रश्न 143 के अनुसार हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सही हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। कै पर खे की हत्या का अभियुक्त है और निम्नलिखित जो ऊपर दिए गए 3 ऑप्शन है ये भी सभी सुसंगत होंगे। धारा 8 के अनुसार कोई भी तथ्य जो किसी फैक्ट ऑफ डिस्प्यूट को या सुसंगत रिलेवेंट तथ्य को या हेतु या तैयारी गठित करता और पक्षकार के पूर्व या पश्चात के आचरण को जो कि फैक्ट इन डिस्प्यूट एंड रिलीवेंट के बारे में प्रभावित करे उससे प्रभावित हो, वो सुसंगत होते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में वो तीनों के तीनों सही है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन पहचान परीक्षण परेड किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए जैसे कि मजिस्ट्रेट है, उप निरीक्षण के अन्य श्रेणी का पुलिस अधिकारी है या कोई व्यक्ति उपयुक्त सभी। तो साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 9 कहती है कि अधीन पहचान परेड मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति द्वारा कराई जा सकती है। किस जजमेंट में डिकोड किया गया, रामकिशन बना मुंबई राज्य के वाद में कहा गया कि शिनाख्त परेड किसी भी व्यक्ति द्वारा कराई जा सकती है। तो इसका ऑप्शन हुआ डी, 13 का ऑप्शन हुआ डी सही। निम्न और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न का कौन रिलीवेंट है और साक्ष्य में प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि कोई केस चल रहा है और उस समय कोई एविडेंस मांगा गया कि कौन सा एविडेंस सही है, टेप रिकॉर्डिंग या कुत्ते द्वारा खोज या नार्को विश्लेषण परीक्षण, तीनों के तीनों सही है। तो इसका भी डी क्लॉज सही है। और 313 दंड परिषद के अधीन अभियुक्त का कथन शपथ पर अभिलिखित किया जाना सत्य है या मिथ्या है या सिर्फ सत्य है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर इसका सही है बी। और बी क्यों सही है, क्यों मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं आपके साथ, एक सेकंड जस्ट वेट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन प्रत्येक जांच या विचारण में बिना चेतावनी अभियुक्त की परीक्षा की जाती है ताकि अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाले किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। और 113(2) में ऐसी परीक्षा की जाए तब अभियुक्त को कोई शपथ न दिलाया जाए, अतः विकल्प इसमें जो बी था वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर है 16, धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त को समन करने के लिए क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो पहला की अब धारा 161 के बयान होते हैं पुलिस के साथ दंड अधिक सुसंगत है। विचारण में शपथ पर जो हम स्टेटमेंट देते उसके बारे में बताया गया है और दोनों कथन सुसंगत, उपयुक्त दोनों कथन सुसंगत है ये भी बताया गया है। यहाँ पर 319 के बारे में थोड़ा स्पष्ट आपको कर दूं,
समन करने के लिए न्यायालय स्वतंत्र जब उसे किसी अपराध की जांच या विचारण के समझ साक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है किसी व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है ऐसा अपराध किया जिसके लिए ऐसे अभियुक्त व्यक्ति का अभियुक्त के समक्ष विचारण किया जा सकते, यानी कि इसका ऑप्शन डी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जहां विचारण का सामान्य स्थल कहां पर है। सीआरपीसी पूछता है कि जो विचारण होगा वो कहां पर होगा, जहां अपराध कारित किया गया है या जहां पीड़ित व्यक्ति निवास करता है, जहां व्यक्ति निवास करता है, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है 177 में विचारण के स्थान को डिफाइन किया गया है और इसके फेवर में एक जजमेंट ऑर्डर नसरुद्दीन खान बनाम बिहार राज्य 1973 का, उसमें भी साफ साफ डिफाइन किया गया कि जहां पर अपराध कारित किया गया सिर्फ वहां पर ही उसका विचारण किया जा सकता है, यानी 17 का जो ऑप्शन ए है वो सही है। और क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन का प्रयोग किया जा सकता है। कब इस कथन का प्रयोग किया जा सकता है उसके विषय में 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं और इनमें से कौन सा सही है। तो जो 161 के बयान होते हैं और जब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं उस समय हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि न्यायालय में कथन का खंडन करने के लिए 161 में जो पुलिस के सामने जो बयान दिया आपने, तो हम क्रॉस एग्जामिनेशन में उस खंडन को उसको खंडन करने के लिए करते हैं और न्यायालय में कथन के इसका ऑप्शन सही हुआ सी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है लगभग, सम्मन किए जाने से पूर्व अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति को सम्मन कर दिया है तो उसको कौन से अधिकार प्राप्त है उसके विषय में पूछा है कि सम्मन किए जाने से पूर्व अभियुक्त को अधिकार प्राप्त है। नहीं, कभी कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं जो कार्यवाही में भाग लेने के लिए कार्यवाही भाग लेने का कोई अधिकार नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है 19 क्वेश्चन का सी, कभी कोई अधिकार नहीं है। क्यों सही नहीं है? समन किए जाने से पूर्व कोई कार्य में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट द्वारा जांच संचालित की जाती है। मजिस्ट्रेट द्वारा कब जांच संचालित की जाती है उसके विषय में बताया गया। प्रथम दृष्टया जो कंप्लेंट्स के मैटर्स होते हैं स्पेशली उनके बारे में यहाँ बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्राप्त करने के लिए जांच संचालित की जाती है। थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण इसके बाद देता हूँ। मजिस्ट्रेट द्वारा जांच प्रथम दृष्टया मामला प्राप्त करने के लिए की जाती है और धारा 202 आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, तो स्वयं ही मामले को जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा जिसे उपयुक्त समझे अन्वेषण किए जाने का आदेश दे सकेगा। इस विषय में स्पष्ट तौर पर बताया गया। तो साथियों, हम कोशिश करेंगे प्रतिदिन आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए और जिससे कि आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सको और आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको। आज के लिए बस इतना ही और प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो वेरी मच।